लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं के लिए। विषय है राजनीति विज्ञान। मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। तो जैसा कि मैंने बताया, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। लेकिन हमने अभी तक जो लोकतंत्र पढ़ा वह एक सीमित तरीके से पढ़ा, लेकिन थोड़ा विवरणात्मक शैली में पढ़ा। मतलब हमने लोकतंत्र को विस्तृत रूप से जाना तो, लेकिन विस्तार से नहीं जाना। हमने उसको सीमित रूप से समझा है, जितना कि हमको ज़रूरत थी। हमने लोकतंत्र को पढ़ने की शुरुआत की थी एक सरल परिभाषा से, और उस सरल परिभाषा के एक एक शब्दों को पकड़ करके हम यहाँ तक आ चुके हैं। हमने लोकतंत्र के गुणों पर भी चर्चा की। हमने लोकतंत्र के खिलाफ में भी बहुत सारे तर्क देखे। हमने देखा कि लोकतंत्र को लोग बुरा क्यों बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने लोकतंत्र के पक्ष में भी जाना कि लोकतंत्र के पक्ष में कौन कौन से तर्क हो सकते हैं। और इस तरह से हम अब लोकतंत्र का एक बृहत्तर अर्थ जानने की आज कोशिश करेंगे। क्योंकि पिछले समय में जितना भी हमने लोकतंत्र को समझा है, उसमें लोकतंत्र में हमने क्या जाना? लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। यहाँ पर शासक कौन होना चाहिए ये हम समझ चुके हैं। शासक जनता द्वारा चुने हुए होना चाहिए। चुनाव कैसे होना चाहिए ये भी हमने पढ़ लिया है कि चुनाव जो है वह पवित्र, पारदर्शी और सुचितापूर्वक होना चाहिए। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जनता किसे कहते हैं। तो जनता जिसे सर्वाधिकार प्राप्त हो लोकतंत्र में, वही जनता होती है। तो ये सारी चीज़ों को हमने जाना और आज हम जानेंगे लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को, जिसमें हम लोकतंत्र को केवल सरकार चलाने तक सीमित नहीं रखेंगे। लोकतंत्र के बारे में बृहत्तर अर्थ को पढ़ने से पहले मैं उसकी एक बात बता दूं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें यह केवल शासन व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता है। लोकतंत्र का अपना एक विराट स्वरूप है जो रग रग में बसा हुआ होना चाहिए, जो लोक लोक में मतलब हर नागरिक में, हर परिवार में, हर व्यवस्था में होना चाहिए। तभी लोकतंत्र अपने वर्तमान स्वरूप में, जैसा कि हमको अभी तक दिख रहा है, उससे वह आदर्श स्वरूप तक पहुंच सकेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी जो जितनी भी शासन प्रणालियां हैं उन सब में सबसे बेहतर कौन सी है? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, लोकतंत्र वाली शासन प्रणाली। लेकिन उस लोकतंत्र वाली शासन प्रणाली का जो हिस्सा है, जो लागू हुआ है जितना भाग, वह आदर्श भाग नहीं है। उसको हम आदर्श स्थिति नहीं कह सकते। अभी भी लोकतंत्र को अपनी आदर्श स्थिति हासिल करना है। तो चलिए हम इसी संदर्भ में आज देखते हैं लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, और हम देख रहे हैं लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमको उसके न्यूनतम विशेषताओं और गुणों की पहचान कराती है, जो कि लोकतंत्र की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लोकतंत्र को हमने अभी जितना भी पढ़ा है इस अध्याय में, वह बहुत सीमित पढ़ा है, लेकिन थोड़ा विवरणात्मक शैली में पढ़ा है, थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ा है। थोड़ा विस्तार पूर्वक, बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं। हमने लोकतंत्र को उतना जाना है जितना न्यूनतम रूप से आज आपको जानना जरूरी है। जो हमारे समय में, मतलब आज के समय में, वर्तमान में जो लोकतंत्र का सबसे आम रूप है वह है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते हैं। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है, और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता है। बहुमत का शासन भी कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है। इस तरह से देखें हम कि ये जो मतदाता हैं, ये मतदाता चुनाव करते हैं और एक सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। इन मतदाताओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य जो संसद सदस्य भी कहला सकते हैं, और यदि प्रांत के लिए हैं तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य कहला सकते हैं। फिर इन निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है विधायिका, और इस विधायिका से कुछ चुने हुए लोगों को मंत्रिमंडल में लेकर आया जाता है, जो कि कार्यपालिका होती है, और इस तरह से प्रतिनिधित्व वाली शासन प्रणाली चलती है। तो लोकतंत्र के बारे में
आप लोगों ने एक परिभाषा इब्राहिम लिंकन द्वारा दी गई थी, उसको सुना है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो अब आपके दिमाग में ये बात आना स्वाभाविक है कि जब लोकतंत्र जनता का है तो इसमें राजा जनता होना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि हमारे देश की जनसंख्या 133 करोड़ से ऊपर है, और यदि ये सारे लोग एक साथ शासन चलाने लगेंगे तो कितनी विकटतम स्थिति हो जाएगी। क्या लोग एक दूसरे की बात सुनेंगे? क्या एक दूसरे की बात समझेंगे? यह संभव ही नहीं है कि सारे लोग एक साथ बैठकर किसी चीज़ के लिए रूपरेखा तैयार करें या कोई शासन व्यवस्था का प्रारूप बनाएं। तो इसलिए क्या होता है कि प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र प्रणाली हम लागू कर लिए हैं। और आज केवल भारत में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में लगभग यही चलता है। जहाँ पर भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पर प्रतिनिधि वाली लोकशाही ही जारी है। इसमें होता क्या है, मत देने का अधिकार जो है निर्धारित पात्रता प्राप्त नागरिकों को दिया जाता है। हमारे देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को बिना किसी जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के उनको मतदान करने का अधिकार दिया गया है। ये वोटर कहलाते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में मतदाता, अंग्रेजी में वोटर। ये 18 साल से अधिक के जितने भी वोटर हैं ये क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों को वोट देते हैं। फिर ये प्रत्याशी चुनकर कहाँ जाते हैं, संसद भवन में। अब आप लोग सोचिए, इस देश की जनसंख्या 133 करोड़ है और हमारे प्रतिनिधि कितने चुनकर जाते हैं, 543। हम 543 प्रतिनिधियों को हमारे देश को चलाने के लिए भेजते हैं लोकसभा में। हमारे विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यसभा में सदस्यों को भेजते हैं। तो इस तरह से केंद्र की संसद तैयार हो जाती है और हमारे देश की सरकार तैयार होती है। वो जो चुने हुए प्रतिनिधि संसद भवन में जाते हैं, फिर वो कहलाते हैं विधायिका। और उन 543 सदस्यों में से जिस भी दल का बहुमत होता है, उस बहुमत दल में से बहुमत दल का नेता कुछ लोगों को चुन लेता है। उनमें से कुछ लोगों को मंत्री पद के लिए अपने पास बुला लेता है और हमारे देश का राष्ट्रपति उनको मंत्री बना लेता है। वो बन जाती है कार्यपालिका। ये चीज़ समझ में आ गई हो कि भारत देश में कुल 133 करोड़ की जनसंख्या हो गई। उस 133 करोड़ में वोटर्स की संख्या लगभग मान लें हम कि 60 से 65 करोड़ के आसपास होगी, ठीक है ना। अब उन 60-65 करोड़ लोगों ने वोट देकर 543 सदस्यों को चुन लिया। उन 543 सदस्यों में से 60 या 65 मेंबर केंद्र में मंत्री बन जाएंगे। वो मंत्री जो है हमारे प्रतिनिधि के रूप में इस देश की शासन व्यवस्था को संभालेंगे। ये समझ में आ गया ना। लोकतंत्र की प्रतिनिधि वाली व्यवस्था यही है जो मैंने आपको बताई। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव हो ही नहीं सकता। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, 133 करोड़। अब इस 133 करोड़ जनसंख्या को भारत के किस मैदान में बिठा दोगे आप बताओ। अच्छा, इनको साथ में बैठाकर सामूहिक फैसला हो ही नहीं सकता। और इसीलिए लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई है। चलो, अगर टेक्नोलॉजी से हमने कह दिया कि SMS के थ्रू आप अपने इन्फॉर्मेशन भेज दो या किसी पोलिंग के माध्यम से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके संभव भी कर लें, तो क्या सारे नागरिकों के पास में इतना समय होगा कि वे हर फैसले में भाग लें, हर समय वे तैयार रहें कि हाँ आज इस पर निर्णय होना है, आज इस बिल पे बात होनी है? क्या ये संभव है? और क्या सारे नागरिकों में इतनी योग्यता और कौशल होगी? मुझे नहीं लगता कि सारे नागरिक निर्णय लेने की क्षमता रखते हों। इनमें से हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन ज़रूरी समझ मिलती है और इस स्पष्टता से हमको लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है कि किस तरह से हम जान पाते हैं कि कौन सी सरकार लोकतांत्रिक है, कौन सी सरकार अलोकतांत्रिक है। इसको हम समझ सकते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, अभी तक जो हमने समझा है, उससे हमें यह विज़न बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर विज़न हो जाता है इसमें कि कौन सी गवर्नमेंट को आप लोकतांत्रिक कहेंगे, कौन सी को गैर लोकतांत्रिक कहेंगे। यदि आपके सामने कोई भी व्यक्ति उदाहरण दे दे पाकिस्तान जैसे देश का, मैक्सिको जैसे देश का या उत्तर कोरिया जैसे देश का, तो आप निश्चित रूप से बता पाएंगे कि नहीं, ये देश लोकतांत्रिक सरकार वाला देश है और ये देश गैर लोकतांत्रिक सरकार वाला देश है, ठीक है ना। लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती है। हम ये तो समझ रहे हैं कि लोकतंत्र है, शासक चुना गया है, वोट दे रहे हैं, लेकिन अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा लोकतंत्र अच्छा है और कौन सा लोकतंत्र सामान्य है?
इससे हम लोकतंत्र को सरकार से दूर जाकर नहीं समझ पाते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जितनी भी अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी, इसमें आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही होगी कि वोट दे दिया, सरकार चुन ली, और लोकतंत्र का मतलब सरकार चुन ली, अब सरकार को अपना काम करना है, जनता का काम खत्म। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से अलग जाकर समझ ही नहीं पाते हैं। इसके लिए हमको लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझना ही होगा, लोकतंत्र के विस्तृत स्वरूप को जानना ही होगा। चलिए, अगर जानना है तो हम शुरू करते हैं। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार के लिए नहीं करते, मान लो, तो किन के लिए करते हैं? चलिए, कुछ उदाहरण हैं, इनको आप लोग समझिए। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी फैमिली में तो यार बहुत डेमोक्रेसी है। जब भी कोई डिसीजन करना होता है ना, हम सब लोग आपस में बैठ जाते हैं और एक दूसरे से चर्चा करके सहमति भरे फैसले ले लेते हैं। और उसमें आपको पता है, मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे फादर का, जितने मेरे पापा का होता है। ऐसा नहीं है कि पापा के हर निर्णय थोप दिए जाएं, उसमें मेरे निर्णय को भी प्राथमिकता मिलती है। ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। चलिए एक और देखते हैं। कई बार हमने विद्यार्थियों को ये कहते सुना है, वे ये कहते हैं कि मुझे वे शिक्षक बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो क्लास में कोई भी स्टूडेंट्स को सवाल नहीं पूछने देते। सवाल पूछने के लिए खड़ा होता है तो हतोत्साहित करते हैं। मैं तो ऐसे शिक्षक की क्लास में जाना ही पसंद नहीं कर सकता जो लोकतांत्रिक मानसिकता का नहीं हो। कभी आप लोगों ने चर्चा की है? इसको दूसरे स्वरूप में की होगी आप लोगों ने। इतने पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भले ना किया हो, लेकिन आपने ये कई बार कहा होगा, अरे यार वो टीचर क्लास में हम नहीं जाते, वो उनसे तो कुछ पूछो तो डांट देते हैं। ये हुआ होगा ना। तो ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। लोकतांत्रिक शिक्षक की क्लास में सारे बच्चे अपने मन के सवाल पूछ सकते हैं और शिक्षक सबके जवाब देता है। अब अपन डेमोक्रेसी में आते हैं, राजनीतिक दलों की। राजनीतिक दल जानते हैं ना आप, हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, जनता दल है, और तमाम तरह के छोटे मोटे बड़े दल यहाँ पर मौजूद हैं। अब उन दलों में से एक नेता क्या कहे और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के बारे में सारे फैसले करते हैं। क्या वह लोकतंत्र की बात करेंगे? हमारे देश में की अगर हम बात करें तो बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जिसमें एक ही परिवार का बोलबाला होता है। इसके बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा। तो क्या जिनके खुद के राजनीतिक दल में लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो, क्या वे लोग लोकतंत्र की बात करते हैं तो यह उचित होगा? आप लोग स्वयं सोचिए। इन उदाहरणों से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लोकतंत्र शब्द का जो प्रयोग है वह फैसले लेने पर निर्भर करता है कि किस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। क्या उन निर्णयों में बहुमत की सहमति है? अर्थात जो भी निर्णय लिया जा रहा है उस निर्णय से प्रभावित होने वाले लोगों के साथ में उस संबंध में व्यापक विचार विमर्श हुआ है या नहीं। और यदि विचार विमर्श नहीं भी हुआ है, ये जिन पर यह निर्णय लागू होना है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक या नकारात्मक, यह विचार करना लोकतंत्र की शासन व्यवस्था को चलाने वाले अंगों की जिम्मेदारी बन जाती है। मतलब ये कि लोकतंत्र में जो शक्तिशाली नहीं है उसकी भी उतनी ही भूमिका होती है जितनी कि शक्तिशाली व्यक्ति की होती है। ऐसा नहीं है कि कोई समूह बहुत ज़्यादा जनसंख्या लेकर बैठा हो, बहुत सारे वोटर्स लेकर बैठा हो और पावरफुल है तो वो उसकी बात मान ली जाएगी, और जो कमज़ोर है जिसके पास सदस्य संख्या कम है उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ऐसा कदापि नहीं है। लोकतंत्र में सभी के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हैं, और यह बात केवल सरकार के लिए लागू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यह बात हमारे परिवार में भी लागू हो सकती है, यह बात हमारे विद्यालय में भी लागू हो सकती है, यह बात हमारे कार्यालय में भी लागू हो सकती है। यह बात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होना चाहिए। यही है लोकतंत्र का विराट स्वरूप। जब लोकतंत्र रग रग में बस जाता है, जब लोकतंत्र लोक लोक में समाहित हो जाता है, ऐसा तंत्र जो जनता की रगों में समा जाए, परिवार में, सरकारी संगठनों में, गैर सरकारी संगठनों में, तब लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप उभर कर आता है और वह फिर आदर्श स्थिति की तरफ आगे बढ़ता है। कई बार हम ऐसा होता है कि लोकतंत्र शब्द का प्रयोग सरकारों के लिए नहीं करते हैं कि ये सरकार लोकतांत्रिक है, ये सरकार लोकतांत्रिक नहीं है। कई बार हमने जैसा कि पहले बताया परिवारों के लिए भी होता है कि यार उस फैमिली में बड़ी डेमोक्रेसी है। हम डायरेक्ट ये नहीं बोलते कि बड़ी डेमोक्रेसी है यार, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन हम क्या बोलते हैं, वो परिवार इतना बड़ा है लेकिन गजब की यूनिटी है उन लोगों में, कभी कोई झगड़े नहीं होते हैं, सबकी बातों का सम्मान किया जाता है। छोटा बच्चा कुछ बोले उसकी भी बात सुन लेते हैं, दादाजी की भी बात मानते हैं वहाँ, चाचा जी की बात भी मानी जाती है वहाँ।
बहुत अच्छा परिवार है। तो ये बहुत अच्छा परिवार जब हम बोलते हैं, मतलब उस परिवार में लोकतंत्र की स्थिति आदर्श की तरफ बढ़ रही है या वहाँ पर लोकतांत्रिक स्थिति बनी हुई है। ठीक है ना। तो इसी तरह के प्रयास लोकतांत्रिक शासन के इस स्वरूप को पाने के लिए करना चाहिए। चलिए लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ में और क्या क्या है हम जानते हैं। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि देश में कोई व्यक्ति भूखे पेट सो रहा है तो यह लोकतंत्र के माथे पर कलंक के समान है। मतलब वास्तविक लोकतंत्र तभी माना जाएगा जब वह अपने नागरिकों को भूखे पेट ना सोने दे। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसले लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। जो भी नागरिक हैं पलड़े पर बराबर होना चाहिए, चाहे समूह छोटा हो या बड़ा हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे साक्षर हो चाहे निरक्षर हो, सबको बराबर भूमिका लोकतंत्र में निभाने के लिए अवसर मिलता है। और इसके लिए वोट के समान अधिकार अकेले की ज़रूरत नहीं है कि इसमें हमने सारे लोगों को मतदान का अधिकार दे दिया बिना जाति लिंग धर्म के आधार पर तो हो गया लोकतंत्र। नहीं, इसके लिए हर नागरिक को सूचना की समान उपलब्धता होना चाहिए, बुनियादी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, बुनियादी संसाधन मतलब ज़मीन के ऊपर जितने भी उसके लिए संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की उनको स्वतंत्रता होना चाहिए। और उस नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रति पक्की निष्ठा होना चाहिए। ये नहीं कि वो अपने जाति धर्म संप्रदाय में बट जाए, सिर्फ वन नेशन वन सिटीजन वाली भावना उसके अंदर होना चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखने लगें तो हमको लगेगा कि दुनिया में तो कहीं भी लोकतंत्र है ही नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमको यह बार बार याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इतनी सारी हम बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, लोकतंत्र में कोई भूखे पेट ना सो, लोकतंत्र में हर नागरिक को सूचना का अधिकार हो, लोकतंत्र में हर नागरिक को बुनियादी शिक्षा का अधिकार हो, लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार हो, संसाधनों के प्रयोग करने का अधिकार हो। लेकिन आप सोचिए, क्या ये चीज़ें आपको आसपास दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती होंगी। तो आपके दिमाग में आता होगा कि ये सर तो बड़े आदर्श वाले लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको लोकतंत्र का यह स्वरूप तो कहीं दिखाई देता ही नहीं है। अरे हमारे भारत देश की छोड़ दो, हमको तो दुनिया में कहीं भी ऐसा लोकतंत्र दिखाई नहीं देता है जहाँ पर इतनी आज़ादी हो लोगों को। तो ये विवेकपूर्ण उपयोग पर डिपेंड करता है। क्या होता है कि यदि लोग ही समझदार नहीं होंगे, लोग ही शिक्षित नहीं होंगे, तो वह लोकतंत्र का समुचित ढंग से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और अल्टीमेटली जो सत्ता या शासन में जाने वाले लोग होते हैं वह लोगों के बीच में से ही तो जाते हैं ना। 133 करोड़ लोगों में से ही वे 60-65 मंत्री तैयार होते हैं। वे आते कहाँ हैं? कोई ऐसा तो नहीं कि मंगल ग्रह से या शनि ग्रह से आ रहे हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे बीच के ही वे लोग होते हैं जो कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं। तो जैसी सोच हमारी होगी वैसे ही तो हमारे प्रतिनिधियों की सोच होगी। इसलिए आदर्श लोकतंत्र की स्थिति पाने के लिए हमको हमारी सोच को भी बदलना होगा। इससे हमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों को समझने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाओ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर को समझने में मदद मिलती है। जब हम लोकतंत्र को इतने विस्तृत तरीके से इतनी समझदारी के साथ पढ़ते हैं और जब हम उस पर इतना लंबा डिस्कस करते हैं, लगभग 2 हफ्ते हो गए हम लोगों को इस विषय पर डिस्कस करते हुए और अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं उसमें, तो हमको ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि एक सामान्य लोकतंत्र मतलब काम चलाऊ लोकतंत्र और वास्तविक लोकतंत्र में क्या फ़र्क होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर एक दिखावटी लोकतंत्र वाली व्यवस्था चल रही हो। तो ये हमारे को समझना बहुत ज़रूरी है आज की स्थिति में। तभी तो हम आगे चल के जब इस देश के नागरिक बनेंगे, जब हमारे पास वोट देने के हक आ जाएंगे, तो हमारी यह समझ होना चाहिए कि हम किसे वोट करें, हम किसे शासक चुनें। इसलिए हमको यह पढ़ना पड़ रहा है, यह समझना पड़ रहा है ताकि हम दिखावटी लोकतंत्र और असल लोकतंत्र में फ़र्क समझ सकें। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर बातें बिल्कुल नहीं की हैं। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की मात्र चर्चा की हुई है। अगले साल हम लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज़्यादा बातें करेंगे।
अभी सिर्फ हमको इतना याद रखना है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मतदाता होता है देश में, वह मतदाता सदस्यों को निर्वाचित करता है और इन निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है विधायिका और इस विधायिका से हम कुछ चुने हुए लोगों को मंत्रिमंडल में बैठालते हैं और वो कहलाती है कार्यपालिका। ये सारी चीज़ें जो चलाते हैं वो व्यवस्था संविधान में लिखी हुई होती है। इस बारे में हम आगे अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन एक बात आप जान लें, समुदाय जब छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सारे लोग एक साथ बैठकर सीधे वही फैसला कर सकते हैं जैसे किसी गांव की ग्राम सभा में होता है। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है देश की जनसंख्या पर। यदि जनसंख्या ज़्यादा है तो प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र लागू हो गया, लेकिन अगर हम संस्थागत लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो किसी ग्राम सभा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने 800 या 900 लोग रहते होंगे। वे 800-900 लोग आपस में एक साथ बैठकर ग्राम सभा में हैंड्स रेज करके अपनी बात कह सकते हैं और सीधे सीधे वह कहला जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता की सीधी भागीदारी होती है। इसका तो यही मतलब हुआ कि विश्व के किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की है वे सारे के सारी लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता है। इस अध्याय में हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में कितनी सारी बातें की हैं, लेकिन ये सारी की सारी लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तों को पूरा करने वाली बातें हैं। अभी हमने जो पढ़ा है उसमें आदर्श लोकतंत्र वाली स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि आदर्श लोकतंत्र की स्थिति में तो जनता सर्वोपरि होता है और नागरिक सर्वोपरि जब होता है तो उसकी प्रतिभागिता हर फैसले में होना चाहिए। लेकिन हम हमारे देश में देखते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं है और प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में यह आदर्श स्थिति निर्मित होने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करते रहना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन लगातार हम इसके लिए प्रयास करें तो निश्चित रूप से आदर्श स्थिति की तरफ बढ़ा जा सकता है। एक बहुत विशाल देश के लिए कोई भी फैसले 100% नागरिकों को सही ही लगें, 100% नागरिकों को लाभ ही दें है ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनको अभी लाभ नहीं मिला है उनको आगे लाभ मिलेगा, इस बात की गारंटी तो लोकतंत्र देता है। हाँ, आदर्श स्थिति में 100% लोगों को उनके लाभ मिलें, इसके लिए निरंतर प्रयास होते रहना चाहिए। यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीतिक हिस्सेदारी करने की ज़रूरत नहीं रहती। लोकतंत्र के जो नीति निर्णायक फैसले होते हैं, लोकतंत्र के जो जनहितकारी फैसले होते हैं, वह जनता के लिए लागू हों, वह 100% जनता को संतुष्ट करें। लोकतंत्र में आदर्श की तरफ बढ़ने की संभावना होती है, लेकिन तानाशाही व्यवस्था में नागरिकों को यह हैसियत नहीं है कि वे अपने लिए इस तरह की कोई अपेक्षा भी रखें। चाहे तानाशाही व्यवस्था हो, चाहे राजशाही व्यवस्था हो या किसी एक दलीय शासन व्यवस्था हो, वहाँ पर नागरिकों के लिए सत्तारूढ़ दल सोचे या शासक समूह सोचे यह आवश्यक नहीं है, लेकिन लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जहाँ नागरिकों के लिए सोचा जाता है, किया जाता है और नहीं करेंगे तो समूह को बदल दिया जाता है। अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें तो चाहती ही नहीं हैं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में जब पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसा कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब लोकतंत्र की बात हो
और गैर लोकतांत्रिक सरकारों की बात होती है तो गैर लोकतांत्रिक सरकारें तो ये कभी चाहेंगे ही नहीं कि नागरिक राजनीतिक सक्रियता निभाएं। क्यों? क्योंकि उनको नागरिकों से मतलब ही नहीं है, ना तो उनके नागरिकों के वोट चाहिए, ना उन वोटों के वो मोहताज हैं। और गैर लोकतांत्रिक सरकारें तो ये कदापि चाहेंगी ही नहीं कि उस देश के नागरिक इस राजनीति में सक्रिय भागीदारी करें, सक्रियता से सामने आए। क्यों? क्योंकि उनको तो नागरिकों से कोई मतलब ही नहीं है ना तो उनको नागरिकों के वोट चाहिए और ना ही नागरिक अपने वोट देकर उनको चुनते हैं। क्या कभी सुना है कि नागरिकों ने वोट देकर किसी तानाशाह को चुना है? क्या आपने सुना है कि नागरिकों ने वोट देकर किसी राजा को चुना है? कभी नहीं सुना होगा। तो उन लोगों को न जनता से मतलब, न जनता को राजा से मतलब। यह चीज़ केवल और केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही संभव है, जो नागरिकों को इतना सहेजती है, जो नागरिकों के लिए ही काम करती है। क्यों? क्योंकि नागरिकों ने ही तो अपने लिए यह व्यवस्था चुनी है। ये तो हमने आज लोकतंत्र के बारे में पिछले 2 हफ्तों से जो हम पढ़ रहे हैं उसमें लोकतंत्र की बड़ी न्यूनतम चीज़ों को समझा, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में इतना तो सेट हो गया है कि वास्तविक लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र क्या होता है। आप लोगों ने अगर पीछे फ्लैशबैक में अगर आप जाएंगे तो मेडेल्टा मैडम की क्लास से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमने लोकतंत्र की परिभाषा देखी, बहुत छोटी सरल परिभाषा। फिर परिभाषा के एक एक शब्द को हमने डेराइव किया, एक एक शब्द का विश्लेषण किया। फिर इसके बाद हमने पाकिस्तान, चीन, मैक्सिको और जिम्बाब्वे की चुनाव पद्धतियाँ, शासन पद्धतियों पर चर्चा की। फिर हमने लोकतंत्र के खिलाफ में जाकर बातें की कि लोकतंत्र में तो भीड़ तंत्र होता है, जनता बार बार जो है शासक बदल जाते हैं, बहुमत के फैसले लेने में बहुत देर हो जाती है। फिर पक्ष में देखा कि चीन में अकाल पड़ा था, करोड़ों लोग मर गए। भारत में ऐसी स्थिति नहीं आ पाई ड्यू टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के कारण। और इसके बाद आज हमने की लोकतंत्र का एक बृहत्तर अर्थ जानने की कोशिश। ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में अब सेट हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप अपने क्लास टीचर से चर्चा ज़रूर कीजिए। आने वाले टाइम में हम इन पर कॉन्सेप्चुअल बहस ज़रूर करेंगे। हम कॉन्सेप्चुअल वीडियो तैयार करने की कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से जो कुछ कॉन्सेप्ट छूट गए हैं उनको भी क्लियर कर सकें। चलिए हम देखते हैं कि आप इतना सब पढ़ने के बाद कहाँ पहुँचे और क्या समझे। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे एक R.K. लक्ष्मण। उन्होंने एक चर्चित कार्टून बनाया था जब देश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती मतलब 50 वर्ष पूरे हुए थे। दीवार पर बने चित्रों में आप किन किन को पहचानते हैं? ये जितने चित्र आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कार्टून, ये कार्टून, ये कार्टून, ये सारे जो दिख रहे हैं, इन कार्टून में से मुझे नहीं लगता कि आप बहुत सारों को पहचानते होंगे। फिर भी मैं कहूँगा कि आप इनको पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की फ़ोटोएँ हैं। भूतपूर्व जितने भी हमारे प्रधानमंत्री थे उनकी कार्टून चित्र हैं। क्या देश के बहुत से आम आदमी इस कार्टून के आम आदमी की तरह सोचते हैं? ये जो बंदा बैठा हुआ है ये एक कार्टूनिस्ट है जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ पर यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वेलिटी, औद्योगिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ट्रेड, फॉरेन, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अंग्रेजी शब्दावली में दी हैं। आप डिक्शनरी की मदद से इनको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए और यह बताने की कोशिश कीजिए कि इसमें चित्र में कार्टून किन किन भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों या नेताओं के हैं, और क्या आप भी या आम नागरिक भी इसी तरह से सोचता है जिस तरह से कुर्सी पर बैठा यह बंदा सोच रहा है। ठीक है ना? सवाल बहुत सरल भी है और यदि आप विषय तक नहीं पहुंच पाए हैं तो बहुत कठिन है। यह एक छोटा सा अभ्यास है जो आपको करना है, और यदि आप इसको कर पाते हैं तो निश्चित रूप से ई क्लासेस बाय मनीष सर के पिछले 10 दिनों की ये वीडियो बनाना सार्थक है। लेकिन अगर आप इन्हें नहीं कर पाते हैं तो आप इन वीडियोस को बार बार देखिए और अपने क्लास टीचर से विमर्श कीजिए, क्योंकि जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर देने के लायक नहीं बन जाते, आपको बार बार लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों पढ़ते रहने की और समझने की ज़रूरत है। तो चलिए आप लोग ये सारी चीज़ें देखने के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। और एक बात और आपको बता दूं, यदि आपको ई क्लासेस बाय मनीष सर के वीडियोस समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो अन्य स्टूडेंट्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।